हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 ACC EVS इन्वायरमेंट साइंस या पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन सेशन 2021 से 24 में रिव्यू सेमेस्टर 2 वालों में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस सेम रहता है। तो चलते हुए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन 2021 से 24 है, मतलब यह क्वेश्चन इसी साल 2022 में रिव्यू सेमेस्टर 2 में पूछा गया था, ठीक है। आगे है टाइम 1 hours 30 minute है, मतलब आपको एग्जाम में 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे फुल मार्क्स। वैसे तो पूरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है, ठीक है, लेकिन इसका जो फुल मार्क्स है वो 50 होता है, क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल दिया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे है द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी प्रश्नों की मान बराबर है, ठीक है, मतलब सभी प्रश्न का जो मान है वह लगभग बराबर है, एक अंक का रहेगा। आगे है आंसर ऑल क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों के उत्तर दें, मतलब आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से प्रश्न की ओर। एक नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न है व्हेन इज वर्ल्ड इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ए नंबर में है 5 मार्च यानी 5 मार्च को। बी नंबर में है 5 जून यानी 5 जून को। सी नंबर में है 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को। और डी नंबर में है 22 जून यानी 22 जून को। तो जो इसका आंसर हो जाएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर फिल्टर आउट विच रेज, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किस किरणों को छानता है। ए नंबर में है इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणों को। बी नंबर में है अल्ट्रा वायलेट रेज पाराबैंगनी किरणों को। सी नंबर में है कॉस्मिक रेज ब्रह्मांडीय किरणों को। और डी नंबर में है ऑल ऑफ देज, इसमें से सभी। तो जो समताप मंडल में मौजूद है ओजोन गैस को, मतलब जो समताप मंडल में स्थित है ओजोन गैस ओजोन परत, वो किन किरणों को छानता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट रेज पाराबैंगनी किरणों को छानता है, ठीक है। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत पाराबैंगनी किरणों को रोक देता है पृथ्वी पर आने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हायर बीओडी मीन्स, उच्च बीओडी का मतलब है। ए नंबर में है मोर वाटर पोल्यूशन अधिक जल प्रदूषण। बी नंबर में है लेस वाटर पोल्यूशन कम जल प्रदूषण। सी नंबर में है लेस द बैक्टीरिया इट इज, इसमें बैक्टीरिया कम होते हैं। और डी नंबर में है नॉन ऑफ देज, इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हायर बीओडी मीन्स, मतलब उच्च बीओडी का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर वाटर पोल्यूशन अधिक जल प्रदूषण, इसका मतलब है अधिक जल प्रदूषण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो ए नंबर में है टाइगर यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर में क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर में बर्ड्स यानी चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। और डी नंबर में है राइनोसोरस गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइगर के लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच इज झारखंड स्टेट एनिमल, झारखंड राज्य का जानवर कौन है, ठीक है। ए नंबर में है लायन यानी शेर है। बी नंबर में एलिफेंट यानी हाथी है। सी नंबर में टाइगर यानी बाघ है। और डी नंबर में है डियर यानी हिरन है। तो जो झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, मतलब विच इज झारखंड स्टेट एनिमल, झारखंड का राज्य के जानवर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथी, ठीक है। झारखंड का राज्य के जानवर हाथी है, क्या है, हाथी। तो इसे याद करके रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है साउंड एबव व्हाट लेवल इज कंसिडर्ड हाजर्डस नॉइज, कितने स्तर से ऊपर ध्वनि हानिकारक शोर है, ठीक है। तो ए नंबर में है एबव 30 डेसिबल, यहाँ डीबी का मतलब डेसिबल है, ठीक है।
30 डेसिबल से ऊपर, बी नंबर में है एबव 80 डेसिबल 80 डेसिबल से ऊपर, सी नंबर में एबव 100 डेसिबल 100 डेसिबल से ऊपर, और डी नंबर में है एबव 120 डेसिबल 120 डेसिबल से ऊपर। तो कितने स्तर से ऊपर ध्वनि हानिकारक शोर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबव 80 डेसिबल, मतलब 80 डेसिबल से ऊपर सभी ध्वनि हानिकारक शोर कहलाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है लाइकन आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन बाय। लाइकन प्रदूषक का सूचक है, तो लाइकन प्रदूषक का कौन सूचक है? ए नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में है ओजोन, सी नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी नंबर में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकन प्रदूषक किसका सूचक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा लाइकन प्रदूषक किसका सूचक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक्ट फॉर्मुलेटेड इन 1986 वाज, मतलब 1986 को कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। ए नंबर में है एयर एक्ट, वायु अधिनियम, बी नंबर में है वाटर एक्ट, जल अधिनियम, सी नंबर में है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, डी नंबर में है इंसेक्टिसाइड एक्ट, कीटनाशक अधिनियम। तो इसे हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है। तो जो है वायु अधिनियम, ठीक है, मतलब एयर एक्ट। एयर एक्ट 1981 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1981 को, ठीक है। बी नंबर में है वाटर एक्ट, जल अधिनियम। तो जल अधिनियम 1974 को लागू किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को लागू किया गया था, ठीक है। और चौथा नंबर में है कीटनाशक अधिनियम। तो कीटनाशक अधिनियम 1968 को लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? 1986 को कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेडोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ। पेडोलॉजी अध्ययन को संदर्भित करता है, ठीक है। पेडोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ। तो ए नंबर में है सोयल, मृदा के, बी नंबर में वाटर, जल के, और सी नंबर में है पॉपुलेशन यानी आबादी के, जनसंख्या के, डी नंबर में है फॉसिल यानी जीवाश्म के। तो पेडोलॉजी में है ना, उसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोयल। पेडोलॉजी में मतलब पेडोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ सोयल, मतलब इसमें सोयल का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन। पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता आधारित है। ए नंबर में है ऑन बायोटिक फैक्टर, जैविक घटकों पर, बी नंबर में ऑन अबायोटिक फैक्टर, अजैविक घटकों पर, सी नंबर में ऑन बैलेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, जैविक एवं अजैविक घटकों से संतुलन पर, ठीक है। तो और डी नंबर में है ऑन बैलेंस विथ ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाकलापों के संतुलन पर। तो इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन मतलब पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता आधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन बैलेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, जैविक एवं अजैविक घटकों से संतुलन पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, ठीक है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, इसी को हमें बताना है, ठीक है। तो ए नंबर में है 1952 को बना, बी नंबर में है 1962 यानी 1962 को बना, सी नंबर में 1972 को बना, और डी नंबर में 1982 मतलब 1982 को बना, ठीक है। तो वन्य जीव, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 को, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेन पोल्यूटेंट रिलाइज्ड बाय मोटर व्हीकल इज। मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है। ए नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सी नंबर में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और डी नंबर में है अमोनिया। तो जो मोटर वाहन है, ठीक है, मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है। तो कौन सा प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो मोटर वाहन होता है उसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है,
फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज, भारतीय पारिस्थितिक का जनक है। ए नंबर में है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। बी नंबर में एजी टांसले है। सी नंबर में है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और डी नंबर में है प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, तो भारतीय पारिस्थितिक का जनक है, तो किसे कहा जाता है भारतीय पारिस्थितिक का जनक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, या पिता कहा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है इसी को बताना है। ए नंबर में है वेनस यानी शुक्र, बी नंबर में नेपच्यून यानी वरुण, और सी नंबर में है जुपिटर यानी बृहस्पति, और डी नंबर में है मर्क्यूरी यानी बुध। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले आराम से समझते हैं। शुक्र जो है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, बी नंबर में नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। सी नंबर में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून यानी वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द सोलर सेल कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल कौन सी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है? ए नंबर में है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। बी नंबर में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। सी नंबर में है मैग्नेटिक एनर्जी यानी मैग्नेटिक ऊर्जा, और डी नंबर में नन ऑफ देज, इसमें से कोई नहीं। तो जो सोलर सेल है, ठीक है, यानी सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, जो सोलर सेल होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ए नंबर में नाइलॉन है, बी नंबर में प्लास्टिक है, सी नंबर में ऊल यानी ऊन है, और डी नंबर में पॉलीथीन बैग्स यानी पॉलीथीन की थैलियाँ हैं। तो कौन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊल यानी ऊन है। जो ऊन है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है यानी जैविक अपघटक है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम एबंडेंट आर कॉल्ड। एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हो जाती है उन्हें कहा जाता है। मतलब इकोटोन में कोई भी प्रजाति अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए नंबर में है एच स्पीसीज, किनारे की प्रजातियां कहा जाता है। बी नंबर में कि स्टोन स्पीसीज, मूल तत्व की प्रजातियां कहा जाता है। सी नंबर में हम लोग देखते हैं, सी नंबर में है एडमिक स्पीसीज यानी स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। डी नंबर में है फॉस्टर स्पीसीज, पालक की प्रजातियां कहा जाता है। तो एक इकोटोन में मतलब जो प्रजाति प्रचुर मात्रा में हो जाती है, ठीक, उन्हें कहा जाता है एज स्पीसीज यानी किनारे की प्रजातियां। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल्स इन द वाटर बॉडीज इज नॉन एज। मतलब जल निकायों में तेल फैलने जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म उपापचय का उपयोग के रूप में जाना जाता है। तो ए नंबर में है बायो मैग्निफिकेशन, बी नंबर में है बायो रिमेडिएशन जैविक उपचार, सी नंबर में है बायोमेथानेशन यानी बायोमेथानेशन, और डी नंबर में है बायो रिडिक्शन। तो जल निकायों में तेल फैलने जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए जो सूक्ष्म जीवों का उपापचय के रूप में मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायो रिमेडिएशन मतलब जैविक उपचार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द हाइड्रोपोनिक्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच एमोंग द फ्लोइंग। हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकट है? ए नंबर में है ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों की ग्राफ्टिंग, बी नंबर में है वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण, सी नंबर में स्टडी ऑफ वेजिटेबल सब्जी का अध्ययन, और डी नंबर में है सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स मृदा रहित कृषि।
तो हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स, मृदा रहित कृषि। ठीक है, मतलब इसमें मृदा रहित कृषि किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है काजीरंगा इज सिचुएटेड इन, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? ए नंबर में ओडिशा, बी नंबर में तमिलनाडु, ठीक है, सी नंबर में असम और डी नंबर में बिहार। तो काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और यहाँ एक सिंग वाले गैंडे के लिए मतलब जाना जाता है। ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सिंग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो असम लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में है। भारत में एकमात्र काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, तो काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे कैन, हरे पौधे उत्पादक है क्योंकि वे कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ए नंबर में है फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। बी नंबर में है मेटाबॉलिज यानी उपापचय कर सकते हैं। सी नंबर में है डू फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और डी नंबर में है रिस्पायर यानी सांस ले सकते हैं। तो हरे पौधे मतलब जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, तो वे क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डू फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हरे पौधक उत्पादक है क्योंकि वे कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू बिकम कंसंट्रेटेड इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नॉन एज, प्रदूषक की प्रवृत्ति कर्मिक स्तरों में केंद्रित हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ए नंबर में है बायो मैग्निफिकेशन, बी नंबर में है बायो रिमेडिएशन यानी जैविक उपचार, सी नंबर में है बायोपायरेसी और डी नंबर में है बायोरिथम। ठीक है, तो जो है प्रदूषक की प्रवृत्ति कर्मिक स्तरों में केंद्रित हो जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज, विश्व पर्यावरण दिवस है। ए नंबर में है 5 जून यानी 5 जून को, बी नंबर में है 15 मई यानी 15 मई को, सी नंबर में है 26 जून यानी 26 जून को और डी नंबर में है 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एयर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, वायु अधिनियम लागू किया गया वर्ष है। ठीक है, मतलब वायु अधिनियम कौन से वर्ष में लागू किया गया था? ए नंबर में है 1971 को, बी नंबर में 1986 को, सी नंबर में है 1981 को, डी नंबर में है 1985 को। तो वायु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1981 को। ठीक है, 1981 को वायु अधिनियम यानी एयर एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने तापमान पर किया जाता है? ठीक है, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वह कितने तापमान पर किया जाता है? ए नंबर में है 96 डिग्री सेल्सियस यानी 96 डिग्री सेल्सियस पर, बी नंबर में है -196 डिग्री सेल्सियस यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर, सी नंबर में है +196 डिग्री सेल्सियस यानी +196 डिग्री सेल्सियस पर और डी नंबर में है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्रायो प्रिजर्वेशन कितने तापमान पर किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -196 डिग्री सेल्सियस पर यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी एज, मतलब ऊर्जा का पिरामिड है। ए नंबर में है ऑलवेज इन्वर्टेड हमेशा उल्टा होता है, बी नंबर में ऑलवेज अपराइट हमेशा सीधा होता है, सी नंबर में है सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट कभी उल्टा कभी सीधा होता है और डी नंबर में है नन ऑफ देज। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है, ठीक है, मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी इज वह हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है, मतलब हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो आप इसे याद करके रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा व्हाई डिड अमृता देवी वैष्णोई सेक्रीफाई हर लाइफ, अमृता देवी वैष्णोई ने क्यों अपने जीवन का बलिदान किया?
ए नंबर में है टू प्रोटेक्टेड ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को बचाने के लिए। बी नंबर में टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम, मतलब टिहरी बांध को बनने से रोकने के लिए। सी नंबर में है टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध तोड़ने के लिए। और डी नंबर में नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो जो अमृता देवी है, ठीक है, मतलब अमृता देवी बिश्नोई ने क्यों अपने जीवन का बलिदान किया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू प्रोटेक्टेड ग्रीन ट्रीज, मतलब हरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मिडिल जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड, बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। ए नंबर में है ट्रांसेक्शन जोन, संक्रमण जोन कहलाता है। बी नंबर में है कोर जोन कहलाता है। सी नंबर में है बफर जोन, यानी बफर जोन कहलाता है। डी नंबर में नन ऑफ दिस, जिसमें से कोई नहीं। तो जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बफर जोन। क्या कहलाता है, बफर जोन कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज, कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। ए नंबर में बर्निंग, जलता हुआ। बी नंबर में है लैंड फिलिंग, जमीन भरने का काम। सी नंबर में है इंसिनेरेशन, भस्मीकरण। और डी नंबर में है वर्मी कल्चर, यानी कृमि। तो कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमीन भरने का काम, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा कचरा होता है उसे जमीन भरने का काम हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवापोरेट्स वाटर, यानी पौधे का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है। ए नंबर में है स्टोमटा, यानी रंध्र। बी नंबर में फ्रूट, फल। सी नंबर में है ब्रांच, यानी डाली। और डी नंबर में है जड़, यानी रूट यानी जड़, ठीक है। तो पौधे का कौन सा भाग मतलब पानी को वाष्पित करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोमटा, यानी रंध्र। जो रंध्र है वह पानी को वाष्पित करता है, ठीक है। और रंध्र कहाँ पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है पेड़ों के पत्तों पर, ठीक है, वहीं से वह मतलब जो पानी होता है वह वाष्पित हो जाता है, ठीक है। जड़ों द्वारा जल को खींचा जाता है और पत्तियों द्वारा यानी रंध्र द्वारा वाष्पित कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब वह निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोमटा, यानी रंध्र। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, मतलब चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में प्रश्न दिया हुआ है इसलिए हमें इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें। ए नंबर में है उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। बी नंबर में है केरला, यानी केरल में हुआ था। सी नंबर में आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में हुआ था। और डी नंबर में तेलंगाना, यानी तेलंगाना में हुआ था। तो जो चिपको मूवमेंट्स यानी चिपको आंदोलन हुआ था वह हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। 1972 या 71 था, ठीक है, इस तरह करके। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। और जो इसके प्रणेता थे, ठीक है, वे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। तो इसे याद करके रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ग्रीन हाउस गैस इज, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो कौन ग्रीन हाउस गैस है। ए नंबर में है नाइट्रोजन, बी नंबर में ऑक्सीजन, सी नंबर में है मीथेन और डी नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है, ठीक है, तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है इन चारों में। ऑक्सीजन तो नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा प्रभावित क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हेडक्वार्टर ऑफ बायोडिवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए नंबर में रोम में स्थित है, बी नंबर में जेनेवा में, सी नंबर में पेरिस में और डी नंबर में मनीला, यानी मनीला में स्थित है। तो जैव विविधता का जो इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ठीक है, वह रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है, रोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र नियंत्रित करता है। ए नंबर में एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। बी नंबर में थर्मल प्रदूषण,
सी नंबर में नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, और डी नंबर में वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। ठीक है, तो स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र कौन सा नियंत्रित करता है, किसका नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को स्थिर विद्युत अवक्षेपित करता है, ठीक, मतलब उसे नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी हॉट स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? भारत में कितने हॉट स्पॉट है? ठीक है, ए नंबर में है 1, बी में है 2, तीन में है, सी में है 3 और डी में है 4। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं? तो 4 है। कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो चारों का नाम मैं बता देता हूँ, आप याद करके रख लीजिएगा। पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है भारत वर्मा क्षेत्र, ठीक है, और चौथा है सुंदरलैंड यानी सुंदरवन। ठीक है, तो ये चारों भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे याद करके रख लीजिएगा। एग्जाम में आपका नाम भी पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं, उसमें नाम भी दिया जाएगा और उसमें एक नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो चुन लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? इसमें कौन सेकेंडरी प्रदूषक है? ए नंबर में है पार्टिकुलेट मैटर, कणिका तत्व है, बी नंबर में पीएन पान है, और सी नंबर में हाइड्रोकार्बन है, और डी नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सेकेंडरी प्रदूषक कौन है? ठीक है, मैं हमेशा बता देता हूँ कि जो इसका आंसर होता है सेकेंडरी प्रदूषक वो होता है पीएन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच प्लांट इज नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल? किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ठीक है, ए नंबर में है एल्गे यानी शैवाल को कहा जाता है, बी नंबर में कॉर्निया यानी जलकुंभी को कहा जाता है, सी नंबर में है पार्थेनियम यानी गाजर घास, डी नंबर में है यूकेलिप्टस। ठीक है, तो जो बंगाल का आतंक कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को। ठीक है, जलकुंभी एक प्रकार का पौधा होता है जो किसी जल उल में लग जाता है। ठीक है, किसी तालाब में लग जाता है तो उसे पूरे तालाब को पूरे पत्ते से, अपने पत्ते से पूरा ढक देता है। ठीक है, कमल का पौधा जिस प्रकार होता है ना, उसी प्रकार जलकुंभी भी होता है, उसे तालाब को पूरा ढक देता है। तालाब जो भी क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र को ढक देता है। ठीक है, तो जो बंगाल का आतंक कहा जाता है वो है जलकुंभी। ठीक है, यहाँ बहुत सारा जलकुंभी पाया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार लगभग एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज? भारत का सबसे विशाल बोटेनिकल गार्डन है। ए नंबर में है आचार्य जगदीश चंद्रा बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक है, बी नंबर में है लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, सी नंबर में है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु, और डी नंबर में हम लोग देखते हैं, डी नंबर में है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। मतलब भारत का सबसे विशाल बोटेनिकल गार्डन आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, मतलब हावड़ा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू? ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तरदायी? ए नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में नाइट्रोजन, सी नंबर में हाइड्रोजन, और डी नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के लिए कौन उत्तरदायी? ठीक है, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब नहीं के बराबर ओजोन परत को क्षय करता है। ठीक है, तो ये सब दोनों तो नहीं होगा। सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन परत को क्षय करता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आदि ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या ओजोन गैस रहा। ठीक है, तो कौन ओजोन परत को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही प्रभावित करता है, जिससे ओजोन परत क्षय हो जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। लास्ट और हमारा आखिरी प्रश्न है, इन पॉन्ड इकोसिस्टम लार्ज फिशेस कम्स अंडर विच कैटेगरी? मतलब तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ किस श्रेणी में आती है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, बी नंबर में है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, सी नंबर में है प्रोड्यूसर उत्पादक के रूप में आता है, और डी नंबर में है डिकम्पोजर अपघटक होता है। ठीक है, तो जो होता है बड़ी तालाब में, ठीक है, मतलब तालाब में बड़ी मछलियाँ हमेशा द्वितीयक श्रेणी में आता है यानी सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पूछ रहा कि बड़ी मछलियाँ, तो बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटे जीव जंतु पर निर्भर रहता है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ी मछलियाँ, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ किस श्रेणी में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। यदि आपको और भी ईवीएस का क्वेश्चन चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि इन सारे क्वेश्चनों को पढ़कर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।